नमस्कार दोस्तों, पिछले 2 वीडियो में हम लोग झारखंड के भूमि संबंधी कानून को लाने के पीछे क्या कारण था उसको समझने का प्रयास कर रहे थे। पिछले वीडियो में ही आपको सीएनटी एक्ट का जो महत्वपूर्ण बात था वो हम बताने का प्रयास किए थे और बोले थे कि इस वीडियो से हम लोग चैप्टर वाइज जो भी इसके इम्पॉर्टेंट धारा है उसको एक एक करके समझने का प्रयास करेंगे। तो आप लोगों को पिछले वीडियो में के जो अंत है उसके पार्ट में बताया गया था कि सीएनटी एक्ट का जो जनक है वो फादर एच हॉफमैन जाने जाते हैं। आदिवासियों की ज़मीन की सुरक्षा के लिए ये जो कानून है वो लाया गया था। इसके अंतर्गत भूईहरी, मुंडारी, खुदकटीदार और कोड़कर जैसे ज़मीन जो है वो शामिल है। उसके बाद ये भी बताया गया था कि इसमें कुल 19 अध्याय हैं, 271 धाराएं हैं। तो इस तरह के जो भी महत्वपूर्ण बात थे वो हम लोग जो है पिछले वीडियो के अंत में जान चुके हैं। अब हम लोग यहाँ पे चैप्टर वाइज इसके जो भी इंपॉर्टेंट धारा है उसको समझने का प्रयास करेंगे आसान शब्दों में। ये एक कानून है, कानून में थोड़ा सा क्लिष्ट शब्दों का प्रयोग किया जाता है, तो उसको हम लोग आसान भाषा में समझने का प्रयास करेंगे। हम अपने तरफ से पूरा प्रयास करेंगे कि ये जो कानून है आपको बहुत ही आसान शब्दों में समझा दे और आपको समझ में आ जाए। कितना समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है ये तो आप टेस्ट बनाइएगा तभी आपको पता चलेगा, ऐसे पता नहीं चलेगा। तो उम्मीद करते हैं आप टेस्ट वगैरह बना रहे हैं। हम लोगों के ऐप में भी टेस्ट है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो है आपको मिल जाएंगे। तो आप वीडियो देखिए और वहाँ टेस्ट बनाइए तो सारा चीज़ आपको धीरे धीरे समझ में आने लग जाएगा कि किस टॉपिक को आप समझ पा रहे हैं, किस टॉपिक को नहीं। आपको पता चल जाएगा कि इस टॉपिक हम नहीं समझ पा रहे हैं तो आज बहुत सारे AI टूल्स हैं, उसके माध्यम से आसान शब्दों में उस टॉपिक को जो आप नहीं समझ पा रहे हैं या उस लाइन को जो आप नहीं समझ पा रहे हैं उसको समझने का प्रयास कीजिए। कोई भी चीज़ में थोड़ा बहुत अपने तरफ से भी एफर्ट लगाइएगा तब उसमें आप बेस्ट परफॉर्मेंस कर सकते हैं। वैसे भी कंपटीशन बहुत ज़्यादा, इस बार तो सीट भी कम है तो थोड़ा सा मेहनत तो आपको खुद से भी करना पड़ेगा। तो चलिए आज हम लोग यहाँ पे जानते हैं छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम का चैप्टर वाइज जो भी इंपॉर्टेंट धारा है उसको आसान शब्दों में। आपको सबसे पहले पार्ट में बताया गया था प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अगर आपको थोड़ा बहुत भी याद होगा तो आपको पता चल गया होगा कि यहाँ पे जैसे भारतीय संविधान के आर्टिकल से सवाल पूछे जाते हैं उसी तरह से जो सीएनटी एक्ट है उसकी धारा से सवाल पूछे जाते हैं। तो जैसे वहाँ पे इंपॉर्टेंट आर्टिकल हम लोग पढ़ते हैं वैसे ही यहाँ पे धारा जो है वो पढ़ेंगे कि किस धारा में क्या प्रावधान किया गया है। लेकिन एक चीज़ ये भी आपको पता होगा कि सभी आर्टिकल हम लोग नहीं पढ़ते हैं, तो उसी तरह से सीएनटी एक्ट के सभी धारा भी नहीं पढ़ेंगे। जो इंपॉर्टेंट धारा हैं जिससे प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन ज़्यादा देखने को मिले हैं या जो हम लोगों को लगता है ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वही चीज़ आपको यहाँ पे हम बताने का प्रयास करेंगे। तो चलिए हम लोग एक एक करके सीएनटी एक्ट के महत्वपूर्ण धाराओं को समझने का प्रयास करते हैं। आपको पिछले वीडियो में ही बताया गया था छोटा नागपुर जो है उस इलाके में ये कानून लागू है, अर्थात झारखंड के 4 प्रमंडल में ये कानून लागू है, इसीलिए इसे छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम के नाम से जानते हैं। काश्तकारी का मतलब इसलिए यहाँ पे नाम छोटा नागपुर यहाँ पे लिखा हुआ है। संथाल परगना छोड़ के बाकी सब जगह यहाँ झारखंड में लागू है। काश्तकारी का मतलब आपको बताया गया था कि ये होता है टेनेंसी। टेनेंसी मतलब क्या है कि आप कहीं किसी के ज़मीन को उधार में लेके या रेंट में लेके रखते हैं तो आप वहाँ के काश्तकार कहलाते हैं। वो ज़मीन टेनेंसी के तौर पे जाना जाता है। कहने का मतलब है आप ज़मीन के मालिक हैं और हम जो है उस ज़मीन को रेंट में ले रहे हैं तो हम काश्तकार कहलाएंगे। तो यहाँ पे काश्तकारी का मतलब वही है। उसी से रिलेटेड यहाँ पे जो अधिनियम है या कानून है वो दिया गया है। कानून क्या होता है, क्या अधिकार आपका है नहीं है, यही सब चीज़ कानून में रहता है। और कानून का अगर आप उल्लंघन कीजिएगा तो आपको उसके लिए क्या दिया जाता है, दंड भी दिया जाता है। अभी आपको शुरुआती वीडियो में बताया भी गया था। हाल ही में हम लोग देख रहे थे कि कई सारे रांची में जो 30-40 साल पुराने भवन है उनको भी क्या कर दिया गया, ढहा दिया गया। तो कुछ ना कुछ वो किसी के अधिकारों का उल्लंघन किए होंगे, इसीलिए यहाँ पर इस तरह का जो घटना है वो देखने को मिला था। तो चलिए हम लोग समझने का प्रयास करते हैं एक एक करके। तो सबसे पहला हम लोगों का चैप्टर है जिसका नाम है प्रारंभिकी नाम, प्रसार और परिभाषा, और दूसरा चैप्टर है वो है काश्तकारों के वर्ग। दूसरा चैप्टर में टोटल जो है वो 4 से 8 धारा है और उसके बाद जो पहला चैप्टर था उसमें है हम लोगों का धारा 1 से लेके 3 तक। तो एक एक धारा जो है शुरुआती समय हम लोग पढ़ेंगे, फिर आगे जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे तो इंपॉर्टेंट धारा हम लोग चूज करेंगे और उसको समझने का प्रयास करेंगे। तो जैसे भारतीय संविधान आप लोग पढ़ते होंगे या हम लोग जब पढ़ते हैं भारतीय संविधान तो भारतीय संविधान का आर्टिकल 1 क्या करता है, भारत राज्यों का एक क्या है, संघ भारत, दैट इज इंडिया। तो इस तरह से वहाँ पे 2 नाम हमको मिलता है, भारत और इंडिया। तो उसी तरह से यहाँ पे हम लोग ये सबसे पहले हम लोगों को सीएनटी एक्ट में बताया गया है कि आखिर इस एक्ट को, इस अधिनियम को किस नाम से जानते हैं। तो आप तो ऑलरेडी अभी इसको सीएनटी एक्ट से नाम से जानते हैं तो बताने का कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन ये कहाँ लिखा हुआ है तो आर्टिकल धारा 1 में लिखा हुआ है। उसके बाद प्रसार, आखिर ये कानून लागू कहाँ होगा। तो
ये जैसे कि भारत क्या है वो बताया गया ना, तो उसी तरह से यहाँ पे बताया जाएगा कि आखिर ये लागू कहाँ होगा, ये चैप्टर 1 में बताया जाएगा। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि भारतीय संविधान में राज्य को परिभाषित किया गया है आर्टिकल 12 में, कि राज्य का अर्थ हम क्या निकालेंगे। राज्य मतलब कोई जैसे कि अभी स्टेट है बिहार झारखंड, ऐसा नहीं निकालते हैं हम। यूनियन गवर्नमेंट को भी राज्य के अंतर्गत रखते हैं, स्टेट गवर्नमेंट को भी रखते हैं, जो पंचायती राज है उसको भी स्टेट के अंतर्गत या राज्य की परिभाषा के अंतर्गत रखते हैं। तो आगे राज्य शब्द का प्रयोग किया गया है, उसका क्या अर्थ निकाले इसको लेके कोई विवाद ना हो, इसीलिए आर्टिकल 12 में उसको परिभाषित कर दिया गया है। तो उसी तरह से सीएनटी एक्ट में बहुत सारे शब्दों का प्रयोग किया गया है आगे पूरे धारा में या पूरे कानून में। तो उसको सबसे पहले आर्टिकल जो धारा 3 है उसमें डिफाइन कर दिया गया है कि अगर कृषि वर्ष है तो उसका हम क्या अर्थ निकालेंगे, वन उपज है तो उसका अर्थ क्या निकालेंगे, काश्तकार है तो उसका अर्थ क्या निकालेंगे, भूइंहरी है तो उसका अर्थ क्या निकालेंगे। तो इस तरह से बहुत सारे शब्दों को परिभाषित किया गया है, लगभग 30 शब्दों को यहाँ पे परिभाषित किया गया है। तो 30 में जो भी इंपॉर्टेंट होगा वो हम आपको बताएंगे और जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं वो भी आपको यहाँ पे बताते चलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं सबसे पहले चैप्टर 1 और उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे चैप्टर 2। तो आज हम लोग इन 2 टॉपिक को कंप्लीट करेंगे या कह सकते हैं 2 चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। आने वाले समय में धीरे धीरे सारे जो भी चैप्टर है उसको हम लोग कंप्लीट करेंगे और उसके जो भी इंपॉर्टेंट धारा है उसको आसान शब्दों में बताएंगे। अगर पूरा 19 अध्याय आपको पढ़ना है तो नोट्स आपको दे दिया गया है ऐप में, आप वहां से पढ़ सकते हैं या आपके पास जो किताब है वहां से आप एक नजर देख लीजिए कि 19 कौन कौन सा अध्याय है। अभी हम लोग जो पढ़ेंगे बस वही अध्याय को डिस्कस करेंगे। तो अभी आपको बताया गया छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम के बारे में कि ये 11 नवंबर 1908 को लागू होता है। ये छोटा नागपुर के इलाका में या संथाल परगना को छोड़ के बाकी सभी इलाके में ये लागू है, इसीलिए इसे छोटा नागपुर इसलिए शब्द को यहाँ पे रखा गया। काश्तकारी मतलब बताया गया कि किसी के जमीन को आप रेंट में लेते हैं तो आप क्या हो गए, एक प्रकार के काश्तकार। तो उसी से संबंधित यहाँ बहुत सारे प्रावधान है उसको हमको समझना है, जिसमें चैप्टर 1 जो है वो प्रारंभिक ही है और इसका सबसे पहला धारा बताता है संक्षिप्त नाम तथा प्रसार। तो संक्षिप्त नाम तो है छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 जो कि हम लोग पढ़ते आ रहे हैं, तो ये याद करने का कोई बहुत ज़्यादा जरूरी नहीं है, बस इतना याद कर लीजिएगा कि इसका नाम जो है वो किस धारा में उल्लेख है, तो धारा 1 में। तो भारत का नाम कहाँ मिलता है, इंडिया का नाम कहाँ मिलता है, भारतीय संविधान के आर्टिकल 1 में मिलता है। तो उसी तरह से आपको छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 का नाम कहाँ मिलता है, तो धारा 1 में ही मिलता है। इसको और बंगाल अधिनियम 6 के तौर पे भी जाना जाता है, ये पिछले वीडियो के अंत पार्ट में बताए थे। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं प्रसार। तो प्रसार को भी स्पष्ट उल्लेखित कर दिया गया है। हम लोग रटते हैं कि संथाल परगना को छोड़ के बाकी सभी इलाका में ये लागू है, लेकिन ये कहीं तो लिखा हुआ होगा। तो इसी अधिनियम के धारा 1 में बताता है कि उत्तरी छोटा नागपुर, दक्षिणी छोटा नागपुर, पलामू और कोल्हान, मतलब ये पलामू हो गया, साउथ छोटा नागपुर हो गया, नॉर्थ छोटा नागपुर हो गया और ये जो कोल्हान इलाका है सभी में ये छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट जो है वो लागू है। दूसरा एक चीज और लिखा हुआ है, नगर पालिका और अधिसूचित क्षेत्र छावनी बोर्ड में भी ये सीएनटी एक्ट लागू होता है। तो आपको स्टेटमेंट बना के दे सकता है कि केवल ये जो है छोटा नागपुर के 4 प्रमंडल में लागू है, लेकिन इसके अंतर्गत अगर कोई नगर पालिका है या अधिसूचित क्षेत्र है या छावनी बोर्ड है तो उसमें सीएनटी एक्ट लागू नहीं होता है। तो लागू नहीं होता है ये स्टेटमेंट गलत है, ये लागू होता है, चाहे वो नगर पालिका हो, चाहे अधिसूचित क्षेत्र हो या छावनी बोर्ड हो, सब में सीएनटी एक्ट का धारा जो है या सीएनटी एक्ट जो है वो लागू होता है। और ये सीएनटी एक्ट के चैप्टर 1 के धारा 1 में स्पष्ट रूप से उल्लेखित है। तो उम्मीद करते हैं धारा 1 जो इस सीएनटी एक्ट का है वो आपको समझ में आ गया होगा। सबसे पहले इसका नाम बताया गया, उसके बाद बताया गया भैया ये कहाँ कहाँ लागू होगा। तो चलिए एक एक करके हम लोग सारे जो धारा है उसको शुरुआती जितने भी धारा हैं उसको याद करने का प्रयास करेंगे, क्योंकि आप लोगों को बताया गया जैसे वहाँ आर्टिकल, भारतीय संविधान में आर्टिकल से सवाल पूछे जाते हैं, वैसे ही यहाँ धारा से सवाल पूछे जाते हैं, इसलिए किसी भी चीज़ को आपको स्किप नहीं करना है, एक एक चीज़ को समझना है। अब चलिए हम लोग यहाँ पे धारा 3 की ओर बढ़ते हैं। आप कहिएगा 2 सर कहाँ गायब कर दिए, तो 2 को निश्चित कर दिया गया, ये हम लोग डिटेल नोट्स में डाल दिए हैं, उससे सवाल नहीं पूछा जाएगा, इसीलिए हम लोग पीपीटी में या माइंड मैप में नहीं डाले हैं। अगर पढ़ने के लिए बोलिएगा तो हम पढ़ देते हैं। निरीक्षण करके दिया गया है धारा 2 में अनुसूची का और अनुसूची ख का। तो अनुसूची का में कहता है वे निर्दिष्ट अधिनियमों और अधिसूचना को एतद द्वारा छोटा नागपुर प्रमंडल में निश्चित किया जाता है, यानी समाप्त किया जाता है। अनुसूची ख के बारे में भी दिया गया, अनुसूची ख में वे निर्दिष्ट अधिनियमों को एतद द्वारा धनबाद जिले में तथा सिंहभूम जिले के
पटमदा, ईचागढ़ और चांडिल थानाओं में निश्चित किया जाता है, यानी कि उसे समाप्त किया जाता है। तो आर्टिकल 2 इंपॉर्टेंट, धारा 2 जो है वो इंपॉर्टेंट नहीं था, इसलिए यहाँ पे इंक्लूड नहीं किए हैं। सीधे हम लोग पहुँचे हैं धारा 3 की ओर, और धारा 3 जो है परिभाषा देता है। जैसे कि अभी आपको बताया आर्टिकल 12 जो है भारतीय संविधान का, वो राज्य को परिभाषित करता है। तो उसी तरह से यहाँ आपको लगभग 30 शब्दों को परिभाषित किया गया है। तो 30 में से कुछ ही शब्द यहाँ पे हम लिए हैं जो हमको इंपॉर्टेंट लगा है। आप खुद से भी पढ़िए, और अगर आपको लगता है कि कुछ और भी शब्द इंपॉर्टेंट है तो अपने से भी उसको तैयार कीजिए। ये किताब में 30 ये जो है लैंड मैनुअल है, जो कि रश्मि कात्यायन के द्वारा लिखा गया है। तो यहाँ 30 जो है, बल्कि कानून में जो है उसी को यहाँ पे किताब का रूप दिया गया है। तो यहाँ पे 30 शब्दों को परिभाषित किया गया है। तो यहाँ से ही आपका नोट्स बनाया गया है, और जो इंपॉर्टेंट हमको लगा है वो आपको हम बता रहे हैं। आप खुद से भी, जैसा कि बोला गया, अगर लगता है कि कुछ इंपॉर्टेंट हमसे छूट जा रहा है फैक्ट, तो आप खुद से भी तैयार कर सकते हैं। तो चलिए एक एक करके समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहला है कृषि वर्ष। कृषि वर्ष जो है वो, उसका अर्थ हम क्या निकालेंगे, क्या जो, जैसे कि आप देखिएगा अलग अलग धर्म में नव वर्ष का शुरुआत अलग अलग होता है। हिंदू में जैसे चैत में होता है, ठीक ना। ग्रेगोरियन कैलेंडर में अगर हम देखें तो 1 जनवरी को हम लोग क्या कहते हैं, नव वर्ष मनाते हैं। इसी तरह से अलग अलग धर्म में नव वर्ष जो है वो अलग अलग समय आता है। तो कृषि वर्ष का मतलब क्या होता है, फाइनेंशियल अगर हम लोग ईयर देखें तो हम लोगों का 1 अप्रैल से शुरू होता है। आज 1 अप्रैल को हम ये वीडियो जो है वो रिकॉर्ड कर रहे हैं, और आज से ही एक नया वित्तीय वर्ष जो है वो शुरू हो रहा है। तो वित्तीय वर्ष मतलब सीधे दिमाग में आता है 1 जनवरी नहीं आता है, क्या आता है, 1 अप्रैल आता है। तो उसी तरह से कृषि वर्ष मतलब आप क्या समझिएगा, चैत समझिएगा, 1 जनवरी समझिएगा, 1 अप्रैल समझिएगा, कुछ तो समझिएगा। तो वही चीज़ को यहाँ पे परिभाषित किया गया है कि स्थानीय अनुसार से वह वर्ष जो किसी स्थानीय क्षेत्र में कृषि परियोजना के लिए प्रचलित हो, तो उसको हम कृषि वर्ष के अंतर्गत रख सकते हैं। मतलब स्थानीय रूप में हम मान के चलिए रांची का एक छोटा सा इलाका है नगरी, यहाँ पे स्थानीय रूप में प्रचलित है कि कृषि वर्ष जो है वो प्रारंभ हम चैत से मान लेंगे, तो यहाँ के लिए चैत हो जाएगा। अगर कहीं पे फागुन से शुरू मानेगा तो फागुन उसके लिए क्या होगा, कृषि वर्ष का प्रथम महीना होगा। तो इस तरह से स्थानीय रूप में अलग अलग हो सकता है। लेकिन अगर भूस्वामी क्या हो, मालिक जो है वो कौन हो, सरकार हो, राज्य सरकार हो, तो उसके लिए कृषि वर्ष का प्रारंभ जो है वो 1 अप्रैल से प्रारंभ माना जाएगा। तो आपको सवाल सीधे सीधे ये पूछा जाएगा, अगर भूस्वामी किसी जमीन का जो स्वामी है वो राज्य सरकार है, तो उसके लिए कृषि वर्ष किस तारीख से प्रारंभ होता है। तो जो फाइनेंशियल ईयर है वही कृषि वर्ष, वहाँ से ही कृषि वर्ष प्रारंभ होता है। मतलब आज से 1 अप्रैल, आज हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, आज से ही नया वित्तीय वर्ष भी शुरू हो रहा है, और आज से ही नया कृषि वर्ष प्रारंभ हो रहा है राज्य सरकार के लिए। तो इस तरह से ये आपका धारा 3 का सबसे पहला शब्द था जिसे हम यहाँ पे परिभाषित किए। अब अगला है भुगत बंध बंधक। देखिए बंधक, मॉर्गेज शब्द जो है आप उम्मीद करते हैं जरूर सुने होंगे। मॉर्गेज क्या होता है, हम कभी बैंक जाते हैं तो बैंक वाला कहता है कि आपको हम ऋण देंगे, लेकिन इसके बिहाफ में आप कुछ तो हमको क्या कीजिए, दीजिए। जैसे ज़मीन जो है उसको बंधक में क्या कर देता है, लगा देता है। या आप पहले भी सुने होंगे कि कोई ऋण से कहीं उठाने जा रहा है पैसा, तो हम बंधक में किसी चीज़ को लगा देते हैं, सोना चांदी ज़मीन जायदाद या जो भी चीज़ रहता है उसको हम क्या कर देते हैं, दे देते हैं। बोलते हैं कि अगर हम पैसा वापस नहीं करने सकेंगे तो इस चीज़ को तुम बेच सकता है या इस चीज़ को तुम अपने पास रख लेना, यही होता है बंधक। तो यहाँ पे वही चीज़ को यहाँ पे क्या किया गया है, डिफाइन किया गया है भुगत बंध बंधक में, कि ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट ऑफ टेनेंट इन हिज टेनेंसी। अभी आपको बताया गया कि टेनेंट जो है वो अपना टेनेंसी को क्या कर देता है, ट्रांसफ़र कर देता है। कहने का मतलब है कि आप किसी ज़मीन के मालिक हैं, आप सोना के क्या है, मालिक है। अब सोना जो है आपके अधिकार क्षेत्र में आता है, सोना का आप बेचिए चाहे कुछ भी कीजिए। ये गेहूं है, गेहूं के आप क्या है, मालिक है। तो आप जो है ये गेहूं के अगर मालिक है तो आप इस गेहूं को बेचिए, खाइए, ये आप पे डिपेंड करता है। लेकिन आप क्या कर दिए, किसी से पैसा लेने के लिए आप गए, किसी से पैसा लेने के लिए गए तो आप इस गेहूं को उसको दे दिए, तो इसका मतलब है कि आप गेहूं को बंधक में रख दिए। अगर आप उसका पैसा वापस नहीं कीजिएगा तो गेहूं को वो वापस नहीं करेगा, गेहूं को वो बेच सकता है। तो आप अपना अधिकार जो है इसको ट्रांसफ़र कर दिए कि गेहूं को बेचने खाने का अधिकार मेरा था, लेकिन अगर हम पैसा तुम्हारा जो लिए हैं वो वापस नहीं देते हैं तो बेचने खाने या किसी भी तरह का इसका यूज करने का अधिकार तुम्हारा हो जाएगा। तो अपना जो इंटरेस्ट है वही हम क्या कर देते हैं, ट्रांसफ़र कर देते हैं। अगर इसको गूगल कीजिएगा या चैट जीपीटी कीजिएगा तो इसको और भी
डिटेल वाइज समझाया जाता है। हम एक बार अभी पढ़ रहे हैं। बाकी अगर आपको इस तरह का कोई भी शब्द जो कि हम यहाँ पे बताएं और आपको लगता है कि पूरी तरह से आप नहीं समझ पाए, तो उसको खुद से भी थोड़ा सा क्या कर सकते हैं, रिसर्च कर सकते हैं और उसको समझ सकते हैं जहाँ पे आवश्यकता है। बिना आवश्यकता के आप मत जाइएगा, नहीं तो क्या होगा, इसी में सारा टाइम चला जाएगा। तो हम भूगुत बंधक जो है उसको गूगल सर्च किए और गूगल सर्च में हमको क्या मिला वो आप देखिए, आपको हम बताते हैं। मतलब इसमें जो प्रावधान है उसी को हम स्क्रीनशॉट लिए, स्क्रीनशॉट लेने के बाद हम वहाँ पे चैट जीपीटी, जेमिनी या और भी एआई टूल्स दूसरे हैं उसमें आप जा सकते हैं या गूगल से पूछ सकते हैं वो क्या बोलता है, उसको समझने का आप क्या कीजिए, प्रयास कीजिए। तो यहाँ पे बोलता है कि यह एक तरह का कर्ज का निपटारा करने वाला समझौता है। जब कोई किसान यानी कि काश्तकार अपनी जमीन किसी व्यक्ति के पास गिरवी रखकर उधार लेता है तो यह शर्त रखी जाती है कि जमीन का कब्जा कर्ज लेने के बाद जमीन का कब्जा उस व्यक्ति लेनदार को दिया जाता है जिसने पैसा उधार दिया। तो वही है, आपका जमीन है, हम आपको पैसा दिए, तो अब आपके जमीन पे कब्जा किसका होगा, मेरा होगा। क्यों? क्योंकि हम आपको पैसा दिए हैं। अगर आप मेरा पैसा वापस नहीं दीजिएगा तो हम जमीन को बेच देंगे। यही तो होता है मॉर्गेज। इसी तरह से तो हम बैंकों से कभी कभी क्या करते हैं, ऋण लेके आते हैं। बैंक जो है किसी जमीन को मॉर्गेज करती है, आपको ऋण देती है। अगर बैंकों का ऋण आप वापस नहीं कीजिएगा तो जमीन को वो नीलाम कर देगी, बेच देगी और बैंक अपना पैसा निकाल लेगी। तो यही चीज यहाँ पे बताया गया है। कर्ज का अदायगी, लेनदार उस जमीन पर खेती करता है या उससे होने वाले मुनाफे जैसे कि फसल या किराया खुद रखता है। अगर आप हमारे सामने मतलब हमको आप क्या कर दिया, कोई ज़मीन दे दिए, तो हम वहाँ पे जब तक पैसा नहीं दीजिएगा तब तक उसको यूज करेंगे, खेती बाड़ी सब चीज़ करेंगे। तो यही चीज़ है, इसको आप आराम से समझ सकते हैं। उम्मीद करते हैं आपको भूगुत बंधन जो है थोड़ा बहुत समझ में आ गया होगा। चलिए अब आगे हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि कौन सा शब्द है जिसे परिभाषित किया गया है। तो अगला जो शब्द है वो है वन उपज। देखिए हम फिर से आपको बता रहे हैं 30 यहाँ पे शब्दों को परिभाषित किया गया है। तो 30 में जो भी इंपॉर्टेंट है वही चीज़ आपको हम बता रहे हैं। अगर आप चाहे तो 30 में से एक बार 30 को देख लीजिएगा और लगेगा कि हाँ ये चीज़ को भी हमको याद रखना है तो उस चीज़ को आप याद रख सकते हैं, यदि 30 का लिस्ट आपके पास है तो। अगर 30 का लिस्ट नहीं होगा तो फिर आप कैसे याद कीजिएगा। तो जो आपको बताया जा रहा है ये मान के चलिए सफिशिएंट है। कभी कभी एक आध गो पॉइंट जो है हम लोगों से छूट जाता है, तो उसके लिए चलिए ठीक है, हम लोग क्या ही कर सकते हैं। कभी कभी आप कुछ भी कर लीजिए तो छूट ही जाता है, तो उसके पीछे बहुत ज़्यादा नहीं भागना है। आपको जितना बताया जा रहा है पहले उतना सीख लीजिए। अगर इतना चीज़ याद हो जाता है तो फिर जो हमसे छूट जाता है या आपको लगता है कि इसके अलावा ये सब चीज़ पढ़ना चाहिए, वो सब चीज़ पढ़िएगा। लेकिन क्या कीजिएगा, अगर हम जो बता रहे हैं उसमें 300 चीज़ को आप याद कीजिएगा और जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो छूट जाएगा और इधर ही आपका टाइम चला जाएगा, तो फिर फ़ायदा कहाँ से होगा। इसीलिए जितना कुछ आपको बताया जा रहा है पहले उसको आप एब्जॉर्ब कर लीजिए, उसको सीख लीजिए, समझ लीजिए, याद कर लीजिए, फिर जो है आप दूसरी तरफ क्या कीजिएगा, भागिएगा। तो वन उपज मतलब क्या होता है, चलिए यहाँ पर लिखा हुआ है, हम यहाँ पर आपको क्या करते हैं पढ़ के बता देते हैं। लकड़ी तथा काठ कोयला, जैसे कि यहाँ पे चारकोल दिया है, ये सब पूछा जाएगा कि सीएनटी एक्ट की धारा 3 में जो वन उपज परिभाषित किया गया है उसका अंतर्गत क्या क्या आता है। तो ये मेन हेडिंग है, इसको आपको याद कर लेना है। इनमें से कहीं से भी सवाल क्या किया जा सकता है, बनाया जा सकता है। तो एक बार हम पढ़ देते हैं, याद रखिएगा। लकड़ी, काठ कोयला जिसको चारकोल कहते हैं, कुचुक रबड़ है, कत्था है, लकड़ी है, तेल धुना है जिसको रजीन कहते हैं, प्राकृतिक वार्निश है, छाल है, लाह है और महुआ है और फूल है। तो देखिए ये कम से कम जो बेसिक चीज़ है उसको याद रखिएगा कि लाह हो गया, महुआ हो गया, फूल हो गया, ये वन उपज के अंतर्गत आता है। वृक्ष के पत्ते भी वन उपज के अंतर्गत आता है। फूल तथा फल, वृक्षों के सभी भाग या उपज, वृक्ष के जितने भी भाग हैं या उससे जो भी हमको चीज़ मिलता है वो वन उपज के अंतर्गत आएगा। पौधे जिनके अंतर्गत घास, लता, वल्लारी, सरकंडा, काई भी आता है, ये सभी वन उपज के, मतलब काई तक जो है वन उपज के अंतर्गत आता है। इसीलिए कहा गया ना, जैसे वहां राज्य को परिभाषित किया गया है उसी तरह से यहाँ शब्दों को परिभाषित किया गया है कि अगर कहीं पे वन उपज आ गया तो वन उपज मतलब हम क्या लेंगे, तो काई तक ले सकते हैं, फल तक ले सकते हैं, वृक्ष का हर एक हिस्सा क्या करेंगे हम वन उपज के अंतर्गत लेंगे। वृक्ष से अगर आम मिलता है, जामुन मिलता है तो वो चीज भी वन उपज के अंतर्गत आएगा। जंगली जानवर और चमड़े, देखिए आपको कंफ्यूजन हो सकता है। वन उपज मतलब अगर आप नहीं पढ़े रहिएगा तो आप कहिएगा कि जो पौधा है, पौधे से जो फल वगैरह मिलता है वही वन उपज होगा, जानवर नहीं होंगे। लेकिन जानवर को भी वन उपज के अंतर्गत रखा जा रहा है और इसीलिए यहाँ पे इन सब परिभाषाओं को आपको ध्यानपूर्वक पढ़ना है। जंगली जानवर तथा चमड़े, हाथी दांत, सिंह, हड्डी, रेशम, कोया, मधु और
मोम तथा पशुओं के सभी अंग या उनके होने वाले उत्पादन। यहीं पे लोग अगर ढंग से नहीं पढ़ेगा तो फंस जाएगा, क्योंकि वन उपज को वो केवल क्या करेगा, पेड़ पौधे को समझ के चलेगा, लेकिन वन उपज में जानवर भी आते हैं। ये चीज आपको धारा 3 में स्पष्ट कर दिया गया है। पीठ हो गया, लाल तल मृदा हो गया, चट्टान हो गया, खनिज हो गया, यानी कि देख रहे हैं मतलब खनिज संसाधन भी इसमें आ रहा है, जिसके अंतर्गत लौह पत्थर यानी कि आयरन स्टोन होगा, कोयला, चिकनी मिट्टी, बालू, चूना पत्थर। जब ये किसी व्यक्ति द्वारा अपने निजी उपयोग के लिए किए जाते हैं, सीधे सीधे यहाँ पे सवाल आपको पूछा जाएगा कि अगर कोई खनिज है, कोई लोहा है या कोई खनिज है जिसका उपयोग आप निजी काम के लिए कर रहे हैं, तब वो वन उपज के अंतर्गत आएगा। अगर आप बेचने के लिए कर रहे हैं तो वही खनिज जो है आपका जो है वो वन उपज के अंतर्गत नहीं आएगा। तो याद रखिएगा, ये सब छोटा छोटा चीज़ है और सवाल यहाँ पे बना सकता है, पूछा जाएगा कि यहाँ पे चिकनी मिट्टी, बालू, चूना पत्थर क्या वन उपज के अंतर्गत आते हैं? तो बिल्कुल आते हैं, लेकिन इसका उपयोग काश्तकार निजी काम के लिए करेगा तब आएगा, और नहीं तो ये जो है वन उपज के लिए के अंतर्गत नहीं आएगा। तो ये चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। तो बोला गया, आगे जाके बोलेगा काश्तकार को वन उपज पे अधिकार है, तो वो जो है वहाँ से अगर आयरन और भी निकालता है निजी उपयोग के लिए तो वो निकाल सकता है, क्योंकि वहाँ पे बोला गया वन उपज पर काश्तकार का अधिकार है। और वन उपज का एक अर्थ ये भी होता है कि आयरन और या जो जंगल के जानवर है उसका निजी उपयोग आप क्या कर सकते हैं, कर सकते हैं। ऐसा वहाँ पे पढ़ने से पता चल जाता है। अब ये मत कहिएगा कि निजी उपयोग के लिए प्रयोग किया जाता है तो क्या जानवर को हम मार सकते हैं? भाई उसके लिए और भी बहुत सारे कानून हैं, लेकिन फिलहाल जो देख रहे हैं उससे यही पता चल रहा है कि वन उपज के अंतर्गत ये सब चीज़ आता है। और अगर कहीं पे कहा जाएगा कि वन उपज पे आपका अधिकार है तो इन सब चीज़ पे आपका क्या होगा, अधिकार होगा। हाँ, उसमें अगर अपवाद दिया जाएगा तो फिर अपवाद का कुछ अलग बात है। अब चलिए हम लोग देखते हैं कोड़कर का क्या मतलब होता है। एक एक शब्द को यहाँ पे समझिए, शब्द जो है उससे सवाल पूछे जाते हैं, अभी आपको पता भी चलेगा। कोड़कर जो है अभी तुरंत यहाँ पे पढ़ा है। स्थानीय रूप से इसको बहवाला या खंडवत या जल शासन या अरियत के तौर पे भी जाना जाता है कोड़कर को। और ये सवाल पूछा गया था, अभी आपको सवाल भी हम बताएंगे। धान की खेती के लिए कृत्रिम रूप से चौरस किया गया हो उसे हम लोग कोड़कर के नाम से जानते हैं। मतलब कोई जमीन है उसको धान की खेती के लिए आप क्या किए, कृत्रिम रूप से तैयार किए, वो प्राकृतिक रूप से तैयार नहीं था, पहले से तैयार नहीं था, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, कोड़कर कहते हैं। पहले जंगल था, बंजर था या अनजुती थी और उसको आप क्या कर दिए, पूरा खेती के लायक बना दिए जहाँ पे आप धान रोप सकते हैं। तो समझिए सीधा सा बात, आपको हम बताए थे कि जब कोई आदिवासी आया था तो अगर उरांव आया था तो उसको हम लोग क्या कर दिए थे, भुइयारी के नाम से जानते थे। मुंडा आया था खुटकती। तो यहाँ पे स्पष्ट यहाँ पे उरांव या आदिवासी के बारे में बात नहीं किया है। यहाँ पे बोला गया है कि कोई भी अगर जंगल जमीन है या पहाड़ी जमीन है या बंजर जमीन है या अनजुती जमीन है उसको साफ करता है और खेती लायक बनाता है तो उसको कोड़कर कहते हैं। तो हम यहाँ पे बोले थे कि आदिवासी के अलावा दूसरे कौन है, सदान है। तो सदान में सामान्यतः जो पहली बार आया और जंगल वगैरह को साफ करता है और जमीन को खेती लायक बनाता है तो उसको हम लोग कोड़कर कहते हैं। ये चीज आपको बताया गया था। तो यहाँ पे सदान शब्द का प्रयोग भले नहीं किया गया है लेकिन इसका अर्थ आपका सदान ही निकलेगा, क्योंकि आदिवासी के लिए तो अलग अलग शब्दों का प्रयोग किया है। उरांव के लिए भुइयारी किया गया है, मुंडा के लिए खुटकटीदार किया गया है। तो इस तरह से उन सबको छोड़ के अगर किसी का नाम वैसे स्पष्ट उल्लेख नहीं है तो आप समझिए कि आपका नाम उल्लेख नहीं है, आप एक सदान है या आदिवासी के दूसरे कोई समुदाय है, आप यहाँ पे आए हैं, जमीन को साफ किए, खेती लायक बनाए हैं, तो आप कोड़कर भूमि के क्या हुए, मालिक हुए। तो अथवा जो पहले तो जुती थी किंतु अब प्रतिरोपित धान की खेती के लिए अयोग्य हो गई थी। मतलब ये भी कहा गया है कि ठीक है पहले कोई खेती किया गया था, छोड़ दिया था, अब उसमें हम खेती करने अब जो है खेती करने के लायक नहीं बचा था, लेकिन आप आए और खेती करने के लायक उस भूमि को बनाए तो वो भूमि जो है कोड़कर कहलाएगा। तो उम्मीद करते हैं कोड़कर आपको समझ में आ गया है। इसको लाइन बाय लाइन जो है हम यहाँ पे क्या किए हैं, जो नोट्स है उसमें लिख भी दिया है। अगर डिटेल नोट्स पढ़े तो यहाँ पे लिखे हैं, कोड़कर से अभिप्रेत है वह भूमि चाहे वह जिस किसी नाम से स्थानीय रूप से ज्ञात हो, जैसे कि बहवाला, खंडवत जो कि अभी आपको बताएं, जल शासन, मतलब अलग अलग जगह में इसके अलग अलग नाम से जानते हैं। कहीं कोड़कर बोलते हैं, कहीं खंडवत बोलते हैं, कहीं जल शासन बोलते हैं, कहीं अरवत बोलते हैं, अरियत बोलते हैं, कहीं बहवाला के नाम से जानते हैं। वो चीज़ को यहाँ पे लिखा गया है, जिसे मुख्यतः धान की खेती के लिए कृत्रिम रूप से चौरस किया गया हो या पुस्ता बनाया गया हो, और जो पहले जंगल, बंजर या अनजुती थी या जुती अत्यधिकता थी, अथवा जो पहले तो जुती थी किंतु अब प्रतिरोपित धान की खेती के लिए अयोग्य हो गई थी, तथा भूस्वामी से भिन्न किसी कृषक द्वारा या भूस्वामी से भिन्न किसी हित पूर्वधारी द्वारा खेती के लिए तैयार की गई हो। तो इतना लंबा चौड़ा आपका लिखा गया है। तो हम बोले थे
कानूनी भाषा जो है वो थोड़ा सा कलिष्ट होता ही है, तो उसी को आसान भाषा में आपको समझा रहे हैं। आसान भाषा में क्या आपको समझना है कि कोड़कर मतलब कोई बाहर से आया, जंगल था, इस तरह का बंजर या अनजूती भूमि था, उसको क्या करता है, खेती लायक बनाता है, वो कोड़कर भूमि कहलाता है। हो सकता है वहाँ पहले खेती भी होता था लेकिन अब खेती लायक नहीं है, तो उसको भी अगर खेती लायक बना देता है तो वो भी कोड़कर होता है। इस कोड़कर भूमि को अलग अलग नाम से हम लोग जानते हैं, किसके नाम से, बहवाला, खंडवत, जलशासन और अरियत के नाम से। तो ये सब चीज़ जो है आपको समझ में आ गया होगा, उम्मीद करते हैं। और इससे जो सवाल है वो चलिए यहाँ पे देखते हैं। बोलता है कि कोड़कर भूमि को जाना जाता है किसके नाम से, हम लोग इसको क्या कहते हैं, जानते हैं। पहला है बावला खनवत, दूसरा है जल शासन या अरियत, और इनमें से सभी। तो देखिए यहाँ पे आपका जो लिखा हुआ था वो क्या लिखा हुआ था कि यहाँ पे बहवाला लिखा हुआ था, ठीक ना। तो ठीक है, स्पेलिंग में थोड़ा सा हिंदी में एरर हो जाता है, इंग्लिश वाला देखिएगा तो स्पेलिंग आपको सही देखने को मिलेगा। तो ये जो है बहवाला खनवत ही लिखा हुआ है, तो जल शासन और अरियत वैसे भी सही है, तो ये तो सही ही होगा। थोड़ा सा भले स्पेलिंग यहाँ पे डिफरेंस आपको देखने को मिल रहा है, लेकिन ये जो है वही चीज़ के बारे में बात कर रहा है, तो इसीलिए आंसर जो होगा ऑप्शन डी होगा। तो इसीलिए हम बोल रहे थे कि पढ़िए, पढ़ने से समझ में आएगा, और ढंग से पढ़िएगा तो समझ में आएगा कि जो आप पढ़ रहे हैं उससे से सवाल बनाए जाते हैं। और इसीलिए हम यहाँ पे सवाल को शामिल भी किए हैं, ताकि पढ़ने दौरान आपको पता चले कि आप जो पढ़ रहे हैं उससे सवाल बनाए जाते हैं और सही चीज़ पढ़ रहे हैं, टाइम वेस्ट आपका नहीं हो रहा है। तो चलिए हम लोग आगे देखते हैं परिभाषा को, धैर्यपूर्वक देखिएगा। अभी आधा घंटा हो गया, अब ये सब जो वीडियो होगा ना CNT SPD, वो लगभग 1 घंटा के ऑन एन एवरेज में ही आपको दिया जाएगा, क्योंकि ये टॉपिक आपको भी पता है लेंदी है, हम लोग को भी पता है लेंदी है, तो लेंदी को आसान बनाने का प्रयास कर रहे हैं, तो थोड़ा तो टाइम लगेगा। और धैर्यपूर्वक नहीं देखिएगा, कहिएगा कि 5 मिनट में सब समझा दो, तो भाई उतना तो पॉसिबल नहीं है। अब भूस्वामी मतलब हम क्या समझेंगे वो देखिए। लैंडलॉर्ड मतलब ऐसे तो एक शब्द में समझ में आ रहा है, अगर भूमि के आप स्वामी हैं, मालिक हैं, तो आप भूस्वामी के तौर पर जाने जाएंगे। लेकिन धारा 3 में क्या कहा जाता है वो चलिए हम लोग देखते हैं। वह व्यक्ति जिसके तुरंत अधीन काश्तकार भूमि धारण करता हो, इसके अंतर्गत सरकार भी आती है। तो आपको फिर से समझना है कि ये लैंडलॉर्ड है, ये क्या है, लैंडलॉर्ड है, यानी कि ये भूस्वामी है। अब इसके तुरंत अधीन जो है वो काश्तकार आना चाहिए। काश्तकार यानी कि जो क्या कर रहा है, यहाँ पे मोटा मोटी अभी हम मान के चल रहे हैं खेती कर रहा है, यानी रेंट में लिया हुआ भूमि है। तो अगर मान के चलिए हम जो है यहाँ पे एक व्यक्ति जो है आर जो है वो क्या करता है, सरकार से या किसी से, आपसे मान के चलिए यहाँ पे हम जमीन लेते हैं, रेंट यहाँ पे क्या करते हैं, लेते हैं। तो रेंट में ये जमीन हम लिए, अब इस जमीन का जो जस्ट ऊपर वाला मालिक है वो कौन है, ये, तो यही क्या कहलाएगा, भूस्वामी, और इसके अंतर्गत सरकार भी आती है। वैसे भी अगर आप देखिएगा तो आपका जो जमीन कहते हैं ना कि ये जमीन मेरा है, वो जमीन आपका नहीं है, आप उसके मालिक नहीं है, आप कह सकते हैं उसके क्या है, काश्तकार है। क्यों, क्योंकि आप उस जमीन का रसीद कटवाते हैं। रसीद कटवाना मतलब क्या हुआ, आप रेंट पे करते हैं, भले 2 रुपया, 4 रुपया, 10 रुपया, 100 रुपया ही कर रहे हैं, बहुत कम पैसा आप दे रहे हैं, लेकिन पैसा आप किसको दे रहे हैं, सरकार को। अगर आप रसीद कटवा रहे हैं यानी रेंट दे रहे हैं, तो आप उस जमीन के भूस्वामी नहीं है। बोलने के लिए हम बोल देते हैं ये जमीन का मालिक हम हैं, लेकिन उस जमीन का जो मालिक है वो कौन होता है, सरकार होती है। तो इस तरह से यहाँ पे आप समझिएगा कि भूस्वामी मतलब क्या होता है, जिसके जस्ट नीचे काश्तकार होते हैं उसे हम लोग भूस्वामी कर सकते हैं, लैंडलॉर्ड कर सकते हैं। और भूस्वामी के अंतर्गत कौन आती है, तो सरकार आती है, क्योंकि सरकार को हम लोग रेंट पे करते हैं। जिस भी जमीन में हम रहते हैं या जो जमीन को हम कहते हैं ये जमीन मेरा है, उस जमीन का रेंट भी हम क्या करते हैं, देते हैं। और अगर किसी रूम में आप रह रहे हैं और उसका रेंट दे रहे हैं, मतलब वो रूम आपका नहीं। आप घर का रेंट तो नहीं देते हैं, लेकिन कहीं बाहर जाते हैं वहाँ रेंट देते हैं, तो वो घर या रूम जो है आपका नहीं होता है। उसी तरह से अगर आपके पास जो ज़मीन है उसको कह रहे हैं ये मेरा ज़मीन है, लेकिन आप रेंट दे रहे हैं, तो फिर आपका ज़मीन कहाँ है। आप तो उस ज़मीन को रखने के लिए 2 रुपया, 10 रुपया, चाहे सांकेतिक रूप से कुछ भी पैसा जो है वो सरकार को दे रहे हैं। इसका मतलब वो ज़मीन जो है वो आपका नहीं है, सरकार का है। जब तक सरकार आपको वो ज़मीन दे रही है तब तक आप रखे हुए हैं, और जब सरकार कहेगी वो ज़मीन हमें वापस दे दो तो आपको देना पड़ेगा। सामान्यतः सरकार नहीं मांगती है, जनता को क्यों परेशान करेगी। लेकिन वही चीज़ है, सरकार को कभी भूमि अधिग्रहण करना होता है तो आपको पैसा दिया जाता है और उसके बाद ज़मीन सरकार ले लेती है। है ना, प्रोप्राइटर है, स्वतंत्रधारी। प्रोप्राइटर भी एक तरह का क्या होता है, मालिक ही होता है। आप देखेंगे बहुत सारे
बिजनेस वगैरह में लिखा हुआ था प्रोप्राइटर। प्रोप्राइटर मतलब उसका वो क्या होता है, मालिक होता है। वह व्यक्ति जो किसी संपदा में स्वयं अपने ही फायदे के लिए स्वाधिकृत हो। देखिए इस तरह के भाषा जो है वो कानून में लिखे रहते हैं। मतलब हम कोई बिजनेस चला रहे हैं, जैसे कि ये कोचिंग हम चला रहे हैं, तो कोचिंग में अगर प्रोप्राइटर हम अपना नाम लिख ले तो कोचिंग से जो भी इनकम होगा, जो भी फायदा होगा वो हमको मिलेगा, आपको नहीं मिलेगा। तो वही चीज़ें यहाँ पे भी स्वयं अपने ही फायदे के लिए स्वाधिकृत हो यानी कि अधिकृत हो। इस कोचिंग से अगर फ़ायदा होगा और उसका जो प्रॉफिट है वो किसी और के जाएगा तो हम कह सकते हैं उसके लिए हम अधिकृत नहीं हुए, कोई दूसरा कोई अधिकृत हुआ तो प्रोप्राइटर वो हो जाएगा। तो अगर कोई बिजनेस चल रहा है, उससे कोई फ़ायदा हो रहा है और वो फ़ायदा जो है हमको हो रहा है तो हम उस बिजनेस के क्या हुए, प्रोप्राइटर हुए, यानी एक तरह से मालिक हुए। ऐसा यहाँ पे आप समझ सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं प्रोप्राइटर मतलब समझ गए, आ गया होगा। अब चलिए काश्तकार। काश्तकार को वैसे तो हम बता दिए हैं कि किसी का ज़मीन को आप रेंट में लेते हैं तो आप एक प्रकार के क्या हुए, काश्तकार हो गए। काश्तकारी के तो समझ में आपको थोड़ा बहुत आ गया होगा। लेकिन धारा 3 क्या कहता है, क्या डिफाइन करता है, चलिए उसको देख लेते हैं। तो यहाँ पे बोलता है धारा 3 कि टेनेंट यानी कि किराएदार। देखिए टेनेंट जो है, किराएदार, वह व्यक्ति होता है जो दूसरे के ज़मीन को किराए या हिस्से पर लेकर खेती करता है। स्पष्ट है कि आप जो खेती कर रहे हैं वो खुद का ज़मीन नहीं है, वो किसी और का ज़मीन है। और अभी आपको बताया गया कि ज़्यादातर जो ज़मीन है उसमें हम रेंट ही पे कर रहे हैं सरकार को, यानी कि हम काश्तकार हैं। इसीलिए यहाँ पे काश्तकारी जो है शब्द का प्रयोग किया गया है और छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम लाया गया है। वह व्यक्ति जो किसी अन्य व्यक्ति के अधीन भूमि धारण करता हो उसी हम लोग क्या कहते हैं, काश्तकार के तौर पे जानते हैं। तो इस तरह से उम्मीद करते हैं काश्तकार जो है उसका अर्थ जो है आपको समझ में आ गया होगा, टेनेंट। अब आगे देखते हैं अस्थायी भूधृति। भूधृति यानी टेन्योर। 1869 में एक एक्ट आया था, टेन्योर, एक छोटानागपुर टेन्योर एक्ट, छोटानागपुर भूधृति अधिनियम, है ना। भूयहरी जमीन जो है उसमें अधिकार दिया गया था कि पिछले 20 सालों में कोई भी भूयहरी जमीन अगर छीना गया है तो वो जमीन जो है हम आपको वापस करेंगे, ये बोल के कानून लाया गया था। इसमें बोला गया था कि केवल भूयहरी लोग या उरांव लोगों को तो संतुष्ट सरकार कर पाई, लेकिन मुंडाओं को संतुष्ट नहीं कर पाई। और इसी के लिए 1908 का जब अधिनियम आता है तो यहाँ पे मुंडा, खुटकटी, कोड़कर, इन सभी भूमि को क्या किया जाता है, शामिल किया जाता है, ताकि सबका अधिकार जो है, सबको जो है अधिकार मिल जाए। तो भूधृति आपको वहाँ पे भी बताए थे कि भूयहरी मतलब क्या होता है, मालिकाना हक। तो अगर आपका ज़मीन भूयहरी ज़मीन है तो आप सरकार को रेंट नहीं दे रहे होंगे, ये चीज़ दिमाग में रखिए। हम लोग सामान्य भूमि जो काश्तकार भूमि होता है उसमें सरकार को रेंट देते हैं, लेकिन जो भूयहरी ज़मीन होता है वो लोग जो है रेंट पे नहीं करता है, क्योंकि उस ज़मीन का वो मालिक है। याद रखिएगा, काश्तकार यानी कि आप जो है रेंट में ज़मीन लिए हैं, भूयहरी यानी उस ज़मीन का मालिक आप स्वयं हैं, आप किसी को रेंट नहीं दीजिएगा। तो जो भूधृति वंशगत है, जो किसी सीमित काल के लिए धारित नहीं है, इसीलिए हम बोले थे कि बेसिक से समझना है। अब बेसिक में हम आपको सबसे पहला जो वीडियो इसका बनाए थे उसमें क्या बताए थे कि आदिवासी आए, जंगल को साफ किए, जंगल को साफ किए तो पहली बार साफ करने वाला जो वो व्यक्ति था उस जमीन का मालिक हो गया और वो जमीन भूयहरी कहलाया। उरांव के संदर्भ में अगर हम देखें तो, अगर मुंडा के संदर्भ में देखेंगे तो खुटकटी कहलाएगा। तो यहाँ पे भूयहरी के बारे में बात कर रहा है तो भूयहरी जो है, सॉरी, भूधृति के बारे में बात कर रहा है तो भूधृति जो हो गया भूयहरी में भी हो सकता है और मुंडारी खुटकटीदार में भी हो गया। मुंडारी खुटकटीदार में मुंडा उसका मालिक हो जाएगा और भूयहरी में उरांव इसका क्या हो जाएगा, मालिक हो जाएगा। तो अगर आप जमीन के भूधृति है, इसका मतलब जमीन के आप क्या है, मालिक है। अगर आप जमीन के काश्तकार हैं यानी जमीन आप रेंट में लिए हैं। दोनों में डिफरेंस उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया हो। ये कोई सीमित काल के लिए धारित नहीं है। रेंट में आप रहते हैं, आप कहीं बाहर रह रहे हैं, रांची, आप कहीं तैयारी करने के लिए, एग्जाम का तैयारी के लिए रांची में आए हैं और रांची में रेंट के लिए रह रहे हैं, मतलब सीमित समय के लिए रह रहे हैं। अब 10 साल 5 साल के लिए हो सकता है, 10 साल क्यों ही रहिएगा, 2-4 साल के लिए रहिएगा। उम्मीद करते हैं 2-4 साल में आपका कहीं ना कहीं जॉब हो जाए। तो जो 4 साल के लिए आप सीमित समय के लिए रह रहे हैं, लेकिन क्या आप जो घर में रह रहे हैं वो सीमित समय के लिए रह रहे हैं? नहीं, वो परमानेंट है। तो भूधृति जो होता है वो परमानेंट होता है, उसको कोई छीन नहीं सकता है, तो वो सीमित काल के लिए नहीं होता है। लेकिन काश्तकार सीमित काल के लिए होता है। चलिए, पुनर्ग्रहणीय भूधृति रिजेंबल टेन्योर, जिनको अनुदान या संपदा मिला हो, उसका नर वारिस न हो तो अनुदान देने वाले को पुनः संपदा वापस मिल जाता है। मतलब हम एक व्यक्ति जो है ए, अगर अपना जमीन किसी बी व्यक्ति को क्या कर देते हैं, अनुदान दे देते हैं, लेकिन इसका कोई नर वारिस नहीं है तो ये जमीन वापस कहां चला जाएगा, ए के पास चला जाएगा। मतलब हमको जमीन क्या मिला, गिफ्ट में मिला, हम आपको जमीन गिफ्ट में दे दिए, लेकिन आपके बाद कोई नर वारिस नहीं आया
तो वो ज़मीन वापस हमको मिल जाएगा। यही है क्या, पुनर्ग्रहणीय भूधृति। मतलब मालिकाना हक जो है हम किसी और को दे दिए थे, लेकिन चूंकि उसका नर परंपरा में या उसका वंशज कोई आया ही नहीं जो पुरुष हो, तो इसलिए वो जमीन हम वापस ले लिए, पुनर्ग्रहण कर लिए और फिर से पुनः उसके मालिक बन गए। आगे है ग्राम मुखिया। किसी ग्राम या ग्राम समूह का मुखिया, चाहे वह मानकी हो या प्रधान हो या मांझी या अन्य नाम से ज्ञात हो। मतलब स्थानीय परंपरागत शासन में हम देखे थे कि गांव का अलग अलग हेड होता है, तो कोई भी जो है वो ग्राम का मुखिया कहलाएगा, ना कि पंचायती राज अधिनियम के अंतर्गत अभी जो इलेक्शन आ रहा है केवल वही मुखिया कहलाएंगे। जो परंपरागत हेड है, चाहे वो मांझी हो, चाहे प्रधान हो, चाहे मानकी हो, सभी गाँव के क्या कहलाएंगे, मुखिया कहलाएंगे। तो इस तरह से ये मत समझिएगा कि इलेक्शन में जो जीता है केवल वही मुखिया कहलाएगा। जो परंपरागत शासन के अंतर्गत उन लोगों का पद है वो भी क्या कहलाएगा, ग्राम का मुखिया। ग्राम मुखिया किसी ग्राम या ग्राम समूह का मुखिया, चाहे वो मानकी हो, चाहे वही चीज़ वहाँ पे क्या किया गया है, लिखा गया है। तो ये चीज़ भी यहाँ पे परिभाषित किया गया है। ये जो है काफ़ी हम कह सकते हैं 30 शब्द है, 30 में भी हम छाट के आपको बता रहे हैं और आपको बताया गया क्वेश्चन भी पूछा जाता है और क्वेश्चन कैसे पूछा जा सकता है वो भी हम आपको थोड़ा बहुत बताने का प्रयास कर रहे हैं। अगर इसको क्वेश्चन के रूप में आप बना लीजिएगा तो एकदम 100% आपको पता चल जाएगा कि ये समझ में आ रहा है कि नहीं। समझ में आएगा तो क्वेश्चन बनेगा, समझ में नहीं आएगा तो क्वेश्चन नहीं बनेगा। और समझ में नहीं आ रहा है कोई फैक्ट तो फिर आपको पता होना चाहिए ना कि ये चीज़ हमको समझ में नहीं आ रहा है, तब ना आप उसमें वर्क कीजिएगा। आपको पता ही नहीं चलेगा क्या समझ में आ रहा है क्या समझ में नहीं आ रहा है, तो फिर आप काम कैसे कीजिएगा। आपको सबसे पहले समझ में आना चाहिए कि हमको क्या चीज़ समझ में आ रहा है, क्या चीज़ समझ में नहीं आ रहा है। तो परिभाषा के अंतर्गत इतना सारा चीज़ आपको यहाँ पे हम बताने का प्रयास किए हैं। एक आध दो चीज़ और हमको यहाँ पे बताना था पर यहाँ पे छूट गया है, यहाँ पे छूट गया है जो कि डिटेल नोट्स में आपको देखने को मिलेगा। तो हम पढ़ देते हैं उसको, आप डिटेल नोट्स में या माइंड मैप में क्या कर लीजिएगा, देख लीजिएगा। एक है भूधृति। भूधृति से क्या अभिप्रेत है, उसमें यहाँ पे दिया गया था। भूधृति जो है यहाँ पे एक हम लोग पढ़े थे ना, भूधृति अस्थायी भूधृति। यहाँ पे परमानेंट भूधृति दिया गया है, लेकिन मतलब वो जो है सीमित काल के लिए नहीं होता है, धारित नहीं होता है, ठीक ना, ये परमानेंट है इसीलिए। लेकिन केवल अगर भूधृति कहा जाए तो, केवल भूधृति कहा जाए तो उसका क्या अर्थ है वो हम पढ़ रहे हैं। तो भूधृति से अभिप्रेत है भूधारक का हित, इसके अंतर्गत उपभूधृति भी आती है, किंतु मुंडारी खुटकटीदार काश्तकारी नहीं आती है, ऐसा स्पष्ट लिखा हुआ है। तो इससे सवाल बनाया जा सकता है। ये स्लाइड में हम इंक्लूड नहीं कर पाए हैं, लेकिन इस लाइन को याद रखिएगा। ये जो परिभाषित किया गया है वो 27वां नंबर में किया गया है। 27वां नंबर का ये परिभाषा है भूधृति का। तो वहाँ से आपके पास किताब होगा तो देख लीजिएगा। बस इतना याद रखिएगा कि भूधारक का हित और इसके अंतर्गत उपभूधारक, मतलब अगर हम भूधारक हैं तो उस मेरा क्या हित होगा उससे संबंधित यहाँ पे भूधृति हम समझ सकते हैं, या उपभूधृति है तो उसको भी हम यहाँ पे ले सकते हैं। लेकिन यहाँ पे बोला गया मुंडारी खुटकटीदार अगर कोई काश्तकार है तो उसको इस भूधृति के अंतर्गत रखेंगे नहीं, है ना, क्योंकि वो काश्तकार के अंतर्गत आएगा। तो फिर भूधृति के अंतर्गत कैसे रखेंगे, जो कि आगे परिभाषित भी किया गया है। एक है अस्थायी बंदोबस्ती। अस्थायी बंदोबस्ती चूंकि आपको पहले बता दिया गया है इसीलिए हम इस स्लाइड में नहीं रखे थे। अस्थायी बंदोबस्ती मतलब वही निकालेंगे जो 1793 का लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा जो बंगाल बिहार उड़ीसा में क्या किया गया था, अस्थायी बंदोबस्ती लागू किया गया था, उसी को अस्थायी बंदोबस्ती कहा गया। तो इस तरह से 30 परिभाषा यहाँ पे दिया गया है। 30 में से कुछ आपको हम बताएं, कुछ को छोड़ दिए। फिर से हम वही बात रिपीट कर रहे हैं। अगर आपको लगता है, आपके पास किताब है और लगता है कि कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हमसे छूट गया है तो आप उसको याद कर लीजिए, लेकिन पहले जो हम बता रहे हैं उसको याद कर लीजिए, क्योंकि जो इंपॉर्टेंट है वो हम लोग जो है थोड़ा सा, चूँकि 4-5 साल का क्वेश्चन देखे हुए हैं, एग्जाम देते आ रहे हैं, तो पता चल जाता है क्या इंपॉर्टेंट है क्या छोड़ देना है। अगर आप ज़्यादा टाइम इधर उधर वेस्ट कीजिएगा तो फिर वही चीज़ है कि काम का चीज़ आपसे छूट जाएगा, और जो काम का चीज़ नहीं रहेगा उसी में आप ज़्यादा टाइम वेस्ट कर लीजिएगा। अब हम लोग धारा जो है 1 और 3 तो देख ली, यानी चैप्टर 1 खत्म। धारा 2 निश्चित है। 1 में अभी आपको नाम बताया गया, उसका नाम, प्रसार, है ना, ये सारा चीज़ जो है वो बताया गया, और परिभाषा जो कि धारा 3 में बताया गया। अब चलिए हम लोग चलते हैं चैप्टर 2 की ओर, और यहाँ काश्तकार का वर्ग जो है वो देखते हैं। जो क्लासेस ऑफ टीनेंट यहाँ करके दिया गया है कि काश्तकार के कितने वर्ग होते हैं। तो काश्तकार का वर्ग जो है वो देखिए कितने प्रकार का होता है, 4 प्रकार का होता है। ये सबसे पहले आप याद रखिएगा। ये प्रीवियस ईयर से भी यहाँ से सवाल पूछे गए हैं, अभी आपको यहाँ पे हम बताएंगे भी, ठीक ना। सबसे पहले है भूधारक। काश्तकार में एक क्या होता है, टेन्योर होल्डर होता है, मतलब वहां पे उस जमीन को क्या कर रहा होगा, धारण कर रहा होगा। अब इसको भी परिभाषित किया गया है, इसका पूरा अलग चैप्टर ही हम लोग क्या करेंगे, एक एक करके सभी धारा में इसको समझेंगे। अभी केवल समझ लीजिए कि जो धारा 4 है उसमें 4 प्रकार के क्या बताए गए हैं, काश्तकार बताए गए हैं।
जिसमें उपभूधारक भी सम्मिलित है। तो भूधारक और उपभूधारक सबसे पहला कैटेगरी है किसका? कास्टकार का। तो कास्टकार के अंतर्गत पहला कास्टकार होता है जो भूधारक होता है या उपभूधारक होता है। दूसरा जो होता है वो रैयत होता है, मतलब कास्टकार का ही एक पार्ट क्या है? रैयत है। तो कास्टकार जो है उसका रैयत होता है। तो सबसे पहला होता है अधिभोगी रैयत, दूसरा होता है अनअधिभोगी रैयत और तीसरा होता है ऐसे रैयत जो जिन्हें खुदकटी अधिकार प्राप्त हो। मतलब कुछ ऐसे रैयत होते हैं, यानी कि रैयत मतलब अभी समझ लीजिए किसान होते हैं जो खेती कर रहा है, डायरेक्ट क्या कर रहा है? खेती कर रहा है, उसको हम लोग रैयत कहेंगे। आगे डिफाइन भी किया गया है वो चीज़ है। अधिभोगी कहने का मतलब ऑक्यूपेंसी राइट, मतलब वहाँ पे जो भी आप काम कर रहे हैं उसका पूरा ऑक्यूपाइड किए हुए हैं और वहाँ पे जो भी उपज वगैरह हो रहा है उसका आप फायदा उठा रहे हैं। नॉन ऑक्यूपेंसी यानी कि कहने का मतलब है वहाँ जो है जो भी फायदा हो रहा है उसका पूरा जो लाभ है आपको नहीं मिल रहा है। आगे डिफाइन किया जाएगा, वहाँ पे हम लोग देख लेंगे अभी जस्ट इसके बाद, तो यहाँ ज़्यादा टाइम नहीं लेते हैं। दर रैयत जो होता है वो क्या कहते हैं? रैयत के अधीन, यानी इस रैयत के अगर अधीन आ रहे हैं तो वो दर रैयत कहलाएगा। और लास्ट में काश्तकार का ही एक मतलब प्रकार है मुंडारी खुदकटीदार। तो आपको लग सकता है कि मुंडारी खुदकटीदार जो है वो काश्तकार का पार्ट नहीं हो सकता है, लेकिन काश्तकार का ही एक चौथा प्रकार है क्या? मुंडारी खुदकटीदार। इसीलिए जो आपको 27वां नंबर में परिभाषित किया गया है भुईहरी, उसमें बोला गया था कि इसके अंतर्गत मुंडारी खुदकटीदार शामिल नहीं है। क्यों? क्योंकि मुंडारी खुदकटीदार किसके अंतर्गत आता है? काश्तकार के अंतर्गत आता है। तो ऐसे सवाल पूछे जाते हैं, इसीलिए इसको आप ध्यान में रखिएगा। अभी हम तुरंत सवाल भी आपको बताएंगे। जैसे यहाँ पे आ ही गया, निम्नलिखित में कौन काश्तकारी वर्ग से नहीं है? अभी देखिए पूछा, काश्तकार का परिभाषा आप पढ़े, काश्तकार के बारे में आपको बताया गया, काश्तकार के प्रकार बताया गया, तो वो 4 प्रकार तो आप पढ़ लिए। तो 4 प्रकार में यहाँ पे आपको देखना है कि कौन सा नहीं है। भूधारक जो है वो तो है, रैयत भी था, दर रैयत भी था, रैयत के और कई पार्ट भी थे, अधिभोगी अनअधिभोगी था, तो ये तो था ही। मुंडारी खुदकटीदार आप देखे भी कि सबसे लास्ट में जो है वो क्या है? मुंडारी खुदकटीदार है। और लास्ट में जो दिया गया है भुईहरी खुदकटीदार, कहीं पे लिखा हुआ है यहाँ पे भुईहरी खुदकटीदार नहीं, तो इसीलिए इसका आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। तो इस तरह से यहाँ पे आपको पढ़ना है, चीज़ों को समझना है और क्वेश्चन जो आए उसको क्या करना है? आसानी से बना लेना है। तो चलिए हम लोग अब आगे बढ़ते हैं। काश्तकार के जो वर्ग है वो धारा 4 में बताया गया। अब धारा 5 में एक एक करके जो काश्तकार का 4 वर्ग है उसको डिफाइन किया जाएगा। और 3 आर्टिकल है, 3 धारा है। भारतीय संविधान पढ़ के आर्टिकल हम लोग कहते रहते हैं, है ना, जबान से आर्टिकल ही निकल जाता है। तो धारा यहाँ पे हम लोग कहते हैं, कानून है ना, कानून के सामान्यतः कानून में जो रहता है वो धारा ही कहलाता है, ठीक ना। तो भूधारक का अर्थ हम क्या निकालेंगे? वो तो बोल दिया कि काश्तकार का एक पार्ट भूधारक है, एक पार्ट रैयत है, एक पार्ट मुंडारी खुदकटीदार है ना। तो इस तरह से एक पार्ट दर रैयत है। तो इसका अर्थ अब आपको एक एक करके धारा में बताया जाएगा। तो धारा जो यहाँ पे 5 है, धारा 5 जो है वो क्या कहता है? भूधारक का अर्थ बताता है। तो भूधारक बोलता है कि कौन होगा? प्रोप्राइटर होता है, जैसे अभी आपको परिभाषित किया गया। प्रोप्राइटर मतलब कोई ज़मीन है तो उसका पूरा जो लाभ होगा आपको क्या होगा? मिलेगा, वो प्रोप्राइटर कहलाता है। फिर अनदर टेन्योर होल्डर, अन्य भूधारक जो है लगान या टीनेंट, काश्तकार को स्थापित करने के लिए भूमि धारण किया हो। मतलब हम क्या किए हैं? भूमि को यहाँ पे लिए हैं, एक ए व्यक्ति भूमि को लिया है। अब ये खुद खेती नहीं कर रहा है, ये क्या कर रहा है? ये ज़मीन को वापस बी व्यक्ति को दिया है। तो कहने का मतलब यहाँ पे मालिक जो है, आप मान के चलिए सरकार ही है। यहाँ सरकार सामान्यतः क्या होता है? भूस्वामी होता है। तो सरकार से कोई ए व्यक्ति ज़मीन लिया, लेकिन ज़मीन जो है खुद का यूज नहीं कर रहा है, वो क्या कर रहा है? ज़मीन को किसी और को दे दे रहा है, ट्रांसफ़र कर दे रहा है। तो उसमें भी होता है वही चीज़ है ना कि लगान या टीनेंट, काश्तकार को स्थापित करने के लिए भूमि धारण किया है। तो ये रेंट में लिया हुआ ज़मीन है, तो ये तो एक तरह का क्या है? काश्तकार। तो ये जो लिया है इससे लिया है, प्रोप्राइटर से लिया है। अब प्रोप्राइटर किससे लिया होगा? जो भूस्वामी होगा उससे लिया होगा। इसमें मुंडारी खुदकटीदार नहीं आते हैं, ऐसा करके यहाँ पे लिखा हुआ है, यानी कि भूधारक के अंतर्गत मुंडारी खुदकटीदार नहीं आते हैं क्योंकि इसका अलग ही पार्ट है। फिर से आप जो है चीज़ों को समझिए, कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। देखिए यहाँ पे आपको बताया गया काश्तकार के कितने वर्ग है? भूधारक। तो भूधारक के अंतर्गत मुंडारी खुदकटीदार थोड़ी आएगा। भूधारक के अंतर्गत वहाँ पे जो प्रोप्राइटर है वो सब वहाँ पे दिया गया है, लेकिन भूधारक से अलग है कौन? मुंडारी खुदकटीदार। ये काश्तकार के अंतर्गत है, भूधारक के अंतर्गत नहीं, ये चीज़ याद रखिएगा। तो जो भूधारक है उसके अंतर्गत मुंडारी खुदकटीदार नहीं आते हैं, वो चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है। ये चीज़ दिया गया भूधारक का मतलब।
तो इसको आप डिटेल में भी जाके क्या कर सकते हैं, नोट्स में यहाँ पे पढ़ सकते हैं। अगर हम यहाँ पे पढ़े तो वैसे तो लिखा ही हुआ है, लेकिन फिर भी हम यहाँ पढ़ देते हैं। वह व्यक्ति जिसने स्वतत्वधारी यानी प्रोप्राइटर से या किसी अन्य भूधारक लैंडलॉर्ड से लगान तहसील करने या उस पर काश्तकार को स्थापित कर खेती में लाने के प्रयोजनार्थ भूमि धारण करने का अधिकार अर्जित किया हुआ है। तो सीधा सा मतलब है, हम भूस्वामी से खेती करने के लिए ज़मीन नहीं लेते, हम इसलिए ज़मीन लेते हैं कि हम उस ज़मीन को किसी और को दे दे और उससे प्रॉफिट होगा, कुछ प्रॉफिट का हिस्सा हम खुद रखेंगे और बाकी सरकार को देंगे। यही कहता है ना। कभी कभी आप पैसा भी देखिए, लोन में क्या करता है, लोन में कहीं से हम पैसा उठा के ले आते हैं कम इंटरेस्ट में और उसके बाद किसी को ज़्यादा इंटरेस्ट में पैसा दे देते हैं। तो वो हमको मान के चलिए 10% इंटरेस्ट में दे रहा है, हम किसी और को 5%, तो जो बैक में 5% बचा वो मेरा क्या हो गया, प्रॉफिट। तो यहाँ पे यही होता है भूधारक, ठीक ना। ये जमीन का मालिक नहीं है, याद रखिएगा, काश्तकार का पार्ट है। एक चीज़ है कि धीरे धीरे समझिएगा तो कन्फ्यूजन बिल्कुल नहीं होगा, और नहीं तो कन्फ्यूज हो जाएगा। भूधारक मतलब भूधृति मतलब समझिएगा, मालिक नहीं समझिएगा। ये काश्तकार का क्या है, पार्ट है। और काश्तकार मतलब ही आप दिमाग में बैठा लीजिए कि रेंट में लिया हुआ जमीन। तो भूधारक है, भूमि को धारण करने वाला है, लेकिन किसी और से लिया है और वो खुद यूज नहीं कर रहा है, किसी और को क्या कर दे रहा है, दे रहा है, कह रहा है कि भैया तुम हमको पैसा दो, जिससे वो क्या करेगा, आगे जो भूस्वामी है उसको पैसा ट्रांसफर कर सकता है। इसी बीच में उसको थोड़ा बहुत प्रॉफिट होगा, जिससे वो क्या करेगा, अपना जीविका चलाएगा या उसको फायदा होगा। तो ये चीज था भूधारक। अब हम लोग देखते हैं रैयत, यानी कि रैयत का मतलब क्या होता है। तो रैयत मतलब यहाँ पे दिया है, जिसने स्वयं से खेती करने के लिए भूमि धारण किया है। तो देखिए भूधारक क्या था, वो स्वयं से खेती नहीं कर रहा था, भूमि को धारण किया और किसी और को दे दिया। भूस्वामी से भूधारक भूमि को धारण करता है, भूमि को लेता है और किसी और को दे देता है। लेकिन अगर रैयत है, जो कि काश्तकार का दूसरा पार्ट है, अगर रैयत हम कहते हैं तो रैयत मतलब वो क्या करेगा, यहाँ पे खेती करेगा, वो किसी और को जमीन नहीं देगा सामान्यतः। अगर देगा तो उसको और एक नाम से जानते हैं, जो कि आगे डिफाइन किया गया है दर रैयत के तौर पे, है ना। तो इस तरह से जिसने भूमि में स्वयं खेती किया हो उसको हम लोग क्या कहते हैं, रैयत के तौर पे जानते हैं। अब यहाँ पे देखिए अगला लिखा हुआ है, खुदकटी अधिकार युक्त जो रैयत है उसका क्या अर्थ होता है। तो खुदकटी और दर रैयत आपको बता दिया गया। दर रैयत भी अगर किसी और को देता है खेती करने के लिए तो वो दर रैयत कहलाता है, ठीक ना। अब देखिए सातवां जो धारा है वो है खुदकटी अधिकार युक्त रैयत। अब इसका क्या अर्थ होता है उसको हम लोग देख लेते हैं। खुदकटी आपको अभी बताया गया कि कोई पहली बार आदिवासी यहाँ पे आए और क्या किए, जंगल को साफ किए और खेती करने लायक इस जंगल को क्या करते हैं, बनाते हैं, तो वो खुदकटीदार कहलाते हैं। तो ये एक प्रकार के क्या है, काश्तकार। अभी काश्तकार के अंतर्गत पढ़ रहे हैं। काश्तकार करने का मतलब है जमीन किसी से रेंट में लिए होंगे, भले ये भूंयहरी नाम आ रहा है, सॉरी खुदकटी आ रहा है नाम, लेकिन फिर भी ये जमीन जो है किसी न किसी से ये लोग लिए होंगे, इसीलिए यहाँ पे इन्हें काश्तकार के अंतर्गत रखा गया होगा। चलिए अब समझते हैं यहाँ पे बोल क्या रहा है। ग्राम के मूल प्रवर्तक या उसकी नर परंपरा के वंशज द्वारा जंगल से कृषि योग्य भूमि बनाई गई है तो उसे हम खुदकटी अधिकार युक्त रैयत के नाम से जानते हैं। अब मान चलिए इनके दादा परदादा कभी बैकएंड में यहाँ पे आए थे, जंगल को साफ किए थे और खेती लायक जमीन बनाए थे, तो वो तो उनका भूंयहरी जमीन है। अब ये तो नहीं आया था, ये इनकी नर परंपरा है, यानी कि पीढ़ी दर पीढ़ी जो है इसी जो है बढ़ते गया, और ये जो है मानी चलिए छठा सातवां आठवां पीढ़ी का बच्चा है। अब तब तक जो है यहाँ पे बहुत सारा परिवर्तन हो चुका था। अब ये क्या करता है, कोई ज़मीन को साफ करता है, खेती लायक बनाता है, तो ये जो है काश्तकार कहलाएगा। ज़मीन जो है उसका मालिक नहीं कहलाएगा, क्योंकि जब शुरुआत में कोई आया था और उस समय जंगल साफ किया था तब वो मालिक था। अभी 7 पीढ़ी या 8 पीढ़ी बीतने के बाद अगर कोई साफ कर रहा है तो वो उसका मालिक नहीं कहलाएगा। तो वही है, ग्राम के मूल प्रवर्तक, यानी कि गाँव को बनाने वाला, गाँव का प्रवर्तन करने का मतलब गाँव को बनाने वाला या उसकी नर परंपरा के वंशज, मतलब नर वाला होगा, स्त्री वाला का अधिकार नहीं दिया गया, द्वारा जंगल की कृषि योग्य भूमि बनाई गई हो तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, खुदकटी अधिकार युक्त रैयत कहते हैं। ध्यान रखिएगा, खुदकटी मतलब आदिवासी पहली बार आया और जंगल को साफ किया बहुत प्राचीन काल में, शुरुआती समय में, तब वो उसका स्वामी कहलाएगा। लेकिन 5-7 पीढ़ी बीत गया, उसके बाद उसके वंशज अगर जंगल को साफ करते हैं तो उसके भूस्वामी नहीं कहलाएंगे। अब शुरुआती समझिए ना कि शुरुआत समय जंगल ज़्यादा थे, इंसान कम थे, तो मालिक हो गया। अब धीरे धीरे क्या हो गया, ज़मीन जायदाद खरीद बिक्री आ गया, 1793 का स्थायी बंदोबस्ती आ गया। अब उसके बाद अगर कोई जंगल को साफ करेगा और कहेगा इसका मालिक हम हो गए, तो मालिकाना हक तो अब कोई और ले चुका है ना, तो आप कैसे किसी और को दीजिएगा। तो ठीक है, आप उसी फैमिली से रिलेटेड है जो उस गांव को क्या किया गया है, क्या किया है, बसाया है, तो हम आपको खुदकटी का
क्या करते हैं, अधिकार देते हैं, लेकिन आप रैयत हैं, आप खुटकटी जो है या भूधृति जो है वो नहीं है, मालिक नहीं है। तो याद रखिएगा ये एक प्रकार के काश्तकार हैं। खुटकटी अधिकार युक्त रैयत भी एक प्रकार के क्या होते हैं, काश्तकारी होते हैं, यानी रेंट में लिया हुआ जमीन। यानी कि अब ये जमीन पे किसका अधिकार हो गया होगा, अंग्रेज का अधिकार हो गया। हम लोग देखे हैं कि वन अधिकार अधिनियम के तहत या बहुत सारे ऐसे अधिनियम आ रहे थे जिसपे ज़मीन पर अधिकार जो है वो राजाओं का हो गया था या किसका हो गया था, अंग्रेजों का हो गया था। अभी जो है जो भी ज़मीन का मालिक कोई नहीं है तो उसका मालिक कौन है, सरकार है। तो उसी तरह से यहाँ पे बोला गया कि ठीक है तुम्हारा जो है पीढ़ी दर पीढ़ी अगर हम पीछे जाएंगे तो आजा परदादा लोग इस गाँव को बसाया था, जंगल को साफ किया था, तो वो जो है उस गाँव का मालिक हो गया, उस ज़मीन का मालिक हो गया। लेकिन तुम जो है 7-8 पीढ़ी के बाद आ रहा है और जंगल को साफ करेगा और बोलेगा कि हम इसके मालिक हो जाए, तो नहीं होगा, क्योंकि अब जंगल का मालिक तो कोई और है ना। तो जंगल को साफ करके तुम खेती लायक बनाए तो रैयत है, काश्तकार है, लेकिन जो है तुम वहां पे मालिक नहीं कहलाएगा। ठीक है। 7.2 जो है वो क्या कहता है, यदि कोई इस अधिनियम के प्रारंभ से पूर्व खुटकटी अधिकार का हक अर्जित किया हो, इस अधिनियम में उसका खुटकटी अधिकार का हक समाप्त नहीं किया जाएगा। अब देखिए ये कानून जो है कब का है, 1908 का। एकदम धीरे से समझिएगा नहीं तो कंफ्यूज हो जाइएगा। बहुत ही आसान है, लेकिन कभी कभी क्या होता है ना कि हम लोग जो है समझ नहीं पाते हैं हम क्या बोल रहे हैं, उसको ध्यान से समझिएगा। ये 1908 का समय है। अब इसका जो आजा दादा परजादा आया होगा तो पहली शताब्दी दूसरी शताब्दी में आया होगा। उस समय ना अंग्रेज थे, ना उतना ज़मीन को लेके मारपीट था, ना राजा महाराजा उतना ज़्यादा होगा। तो आया, जंगल साफ किया, जंगल साफ करने के बाद जो ज़मीन हुआ उसका मालिक बन गया, कोई टेंशन नहीं हुआ। लेकिन अब यहाँ पे बोल रहा है 1908 का समय, या आप 1793 का ही ले लीजिए, अंग्रेज का काल था। अंग्रेज जो है सभी जगह अपना कब्जा कर रहे थे, यहाँ तक कि राजा के क्षेत्र में घुस जाते थे और बोलते थे कि तुम हमको टैक्स दो नहीं तो तेरा क्षेत्र को हम कब्जा कर लेंगे। तो जब राजा का क्षेत्र को राजा के पास रहने नहीं देते थे तो ये लोग गरीब आदमी है, इसको काहे जंगल साफ करेगा तो ज़मीन दे देगा। ये बोलेगा कि नहीं, बंगाल बिहार उड़ीसा का तो मालिक हम हैं, पूरे जंगल का भी मालिक कौन है, हम है, तो तुम जंगल साफ करके अपना मालिकाना हक कैसे प्राप्त कर सकता है। तो बोला कि तुम लोग जो है मालिकाना हक प्राप्त नहीं कर सकता है। लेकिन एक चीज़ यहाँ पे कंफर्म किया गया कि 1908 के अधिनियम आने से पहले अगर किसी भी तरह से कोई भी कानून के तहत अगर खुटकटीदार का अगर तुमको अधिकार मिल चुका है तो इस कानून के आने के बाद तुम्हारा अधिकार जो हम नहीं छीनेंगे, तुमको हम काश्तकार या रैयत नहीं कहेंगे, तुमको हम उसका मालिक ही मानेंगे। तो ये चीज़ यहाँ पे क्लियर किया गया। कहा गया कि तुम मालिक नहीं हो सकते हो, लेकिन मालिकाना हक इस अधिनियम के आने से पहले इसको मिल गया, मालिकाना हक मिल गया, तो इस अधिनियम के आने के बाद इसका मालिकाना हक को हम नहीं छीन सकते हैं, क्योंकि पहले ही मालिकाना हक इसको क्या हो चुका है, मिल चुका है। लेकिन अब ये कहेगा कि जंगल हम साफ करें और इसके मालिक हम बन जाएं, क्योंकि हमारा जो आजा दादा परदादा था वो जंगल को बसाया था और पहली बार आके इस गांव में खेती लायक ज़मीन बनाया था, कहिएगा, लॉजिक दीजिएगा, तो अंग्रेज मानने वाला नहीं है। भैया तुम पहले से मालिकाना हक मिल गया तो हम छीन नहीं रहे हैं, लेकिन अब तुमको मालिकाना हक नहीं मिलेगा। तो उम्मीद करते हैं समझ में आ रहा होगा थोड़ा थोड़ा। हर चीज़ जो है आपको धीरे धीरे हम समझाने का प्रयास कर रहे हैं। केवल धैर्यपूर्वक देखिएगा वीडियो को, क्योंकि वीडियो अभी तक देख रहे हैं तो आपको कहने का जरूरी नहीं है, आप देख ही रहे हैं। लेकिन जो नहीं देखता है और बोलता है कि हमको जो है समझ में नहीं आ रहा, तो फिर कर ही क्या सकता है। टाइम ही नहीं दीजिएगा और बोलिएगा समझ में नहीं आ रहा है, यही तो है ना। वही बात हो गया कि हम पढ़ ही नहीं रहे हैं, बोलेंगे कि पास ही नहीं कर रहे हैं। मुंडारी खुटकटीदार का क्या अर्थ है, अब देखिए। जो काश्तकार है उसका चौथा पार्ट है क्या, मुंडारी खुटकटीदार। यदि कोई मुंडा ग्राम के मूल प्रवर्तक या उसके नर परंपरा के वंशजों द्वारा जंगल से कृषि योग्य भूमि बनाई गई हो तो उसे मुंडारी खुटकटीदार का अर्थ हम लोग कहते हैं। तो देख रहे हैं, यदि कोई मुंडा है, यहाँ मुंडा के बारे में बात कर रहा है, ग्राम के मूल प्रवर्तक यानी कि गांव को बसाने वाले या उसके नर परंपरा। अब देखिए एक ही पीढ़ी तो होगा नहीं, 10-12 पीढ़ी बीत गया मानी चलिए, लेकिन नर वाला है ना, स्त्री वाला नहीं, वंशजों के द्वारा जंगल से कृषि योग्य भूमि बनाई गई हो तो उसको हम लोग मुंडारी खुटकटीदार के अंतर्गत क्या करते हैं, रखते हैं। तो कोई मुंडा है, उसका ग्राम का जो मूल प्रवर्तक है उसका वो वंशज है, जंगल को साफ कर रहा है, तो उसको मुंडारी खुटकटीदार के अंतर्गत रखते हैं। लेकिन एक चीज़ फिर आपको हम रिपीट कर रहे हैं, ये मुंडारी खुटकटीदार जो है वो मालिक नहीं है, बल्कि यहाँ पे ये क्या है, काश्तकार का ही एक पार्ट है। ये चीज़ को आप याद रखिएगा, क्योंकि यहाँ पे बताया गया है, स्पष्ट रूप से ये भी बताया गया है, यहाँ पे ही स्पष्ट कर दिया गया है 1908 के बाद या
1908 तक अगर किसी तरह से इन लोगों को मालिकाना हक नहीं मिला है तो आगे भी नहीं मिलेगा। हाँ, इससे पहले अगर मिल गया है तो मालिकाना हक इसको हम दे देंगे, नहीं तो ये काश्तकार के तौर पे ही क्या करेंगे, रहेंगे। तो ये सारा चीज़ था आपका आर्टिकल 8 तक। हम लोग 1 से 8 तक यानी 8 ही आर्टिकल देखे, धारा देखे, माफ़ कीजिएगा, बार बार आर्टिकल जबान से निकल जा रहा है, 8 ही धारा देखे और इतना टाइम लग गया। तो इसका रीज़न बस यही है कि शब्द यहाँ थोड़े क्लिष्ट हैं, लाइन जो यहाँ पे लिखा हुआ रहता है 4 बार पढ़ो तब जाके समझ में आता है। तो हमको जो समझ में आया आसान भाषा में हम आपको समझाए। अब इससे रिलेटेड हम बार बार कर रहे हैं, आप जाके ऐप में टेस्ट दे दीजिए। आप 100 रुपया खर्चा कर लीजिएगा या नोट्स में और 10-20 रुपया 50 रुपया आप खर्चा कर लीजिएगा तो आपका बहुत ज़्यादा पैसा मतलब ख़त्म नहीं हो जाएगा। आप जो भी आप देखिएगा लास्ट में आप खुद ये एहसास कीजिएगा कि आप जो इन्वेस्ट किए उससे आपको रिटर्न भी मिला। आप इन्वेस्ट ही नहीं कीजिएगा और सही जगह इन्वेस्ट नहीं कीजिएगा तो उसका रिटर्न कैसे मिलेगा। लेकिन हम लोग पूरा प्रयास किए हैं कि जो चीज़ आपको पढ़ाया जा रहा है उससे क्वेश्चन बनाया जाए, प्रीवियस ईयर को ध्यान में रख के बनाया जाए, प्रीवियस ईयर भी हम आपको दें ताकि आप खुद से भी अंदाज लगा सके कि किस तरह के प्रश्न आए हैं और किस तरह के प्रश्न आगे बनने की संभावना है। और उस आधार पर अपना पढ़ाई जो है वो जारी रखिएगा, अपना तैयारी जो है वो जारी रखिएगा तो सफलता आपको जो है वो मिलने के चांसेस जो हैं वो ज़्यादा बढ़ जाएंगी। कंपटीशन बहुत ज़्यादा टफ है। ये कह देना कि हर कोई पास हो जाएगा बहुत आसान है कि आप पास हो जाओगे, मेहनत करो पास हो जाओगे। लेकिन कभी कभी क्या होता है ना, मेहनत करने के बाद भी आदमी पास नहीं होता है। अगर सही तरीके से मेहनत ना किया गया हो तो तरीका भी आपका सही होना चाहिए, तभी आप क्या कीजिएगा, क्लियर कर सकते हैं। नहीं तो आप सही जगह मेहनत नहीं कीजिएगा, केवल मेहनत कीजिएगा, सही जगह नहीं कीजिएगा तो उसका रिजल्ट कैसे मिलेगा। गर्मी के दिन में धान का खेती लगाइएगा तो आपको धान थोड़ी मिलने वाला है, धान का उपज नहीं होगा। आप मेहनत कर रहे हैं लेकिन उपज नहीं होगा क्योंकि टाइमिंग आपका गलत है। आप गलत समय में गलत चीज़ों पे क्या कर रहे हैं, टाइम इन्वेस्ट कर रहे हैं, इसलिए आपको रिटर्न नहीं मिल रहा है। तो सही जगह सही समय में आपको क्या करना है, इन्वेस्ट करना है ताकि आपका जो रिटर्न है वो बेहतर हो। तो इस तरह से 19 अध्याय है। 19 अध्याय में आपको बताया गया सबसे पहला अध्याय का सबसे पहला धारा था उसमें नाम और प्रसार बताया गया कि इसका नाम क्या है, ये कहाँ कहाँ लागू होंगे। दूसरा जो था वो निश्चित था, समाप्त कर दिया गया। तीसरा में परिभाषा बताया गया। परिभाषा में कृषि वर्ष को बताया गया कि 1 अप्रैल अगर सरकार है तो 1 अप्रैल से, और अगर स्थानीय कोई परंपरा है तो वो भी हम लोग चल सकते हैं, लेकिन सरकार के लिए 1 अप्रैल ही मानेंगे। भूगुत बंधक बताया गया कि अगर आप अपना जो ज़मीन है वो किसी को क्या कर देते हैं, का इंटरेस्ट को ट्रांसफ़र कर देते हैं, जो है टीनेंसी को क्या कर देता है, ट्रांसफ़र कर देता है तो बंधक हो जाता है। जैसे कि हम बैंक से ऋण लेते हैं। वन उपज में केवल पेड़ पौधे से संबंधित उपज नहीं है बल्कि जानवर और जो खनिज है उससे संबंधित उपज भी आते हैं। लेकिन हाँ, इन सब चीज़ों का निजी उपयोग आपको करना होगा। ऐसा नहीं है कि आप जानवर को मार रहे हैं और क्या कर दे रहे हैं, बेच रहे हैं बाजार में, वैसा नहीं करना है। तो इस तरह से कोड़कर मतलब है कि भुइंहरी या मुंडारी खुटकटीदार, इसके लिए तो स्पष्ट लिखा हुआ है। लेकिन अगर कोई भी व्यक्ति यहाँ पे पहली बार आया, जंगल को साफ किया है और खेती लायक ज़मीन बनाया है तो उसको हम लोग कोड़कर कह सकते हैं। पहले खेती लायक ज़मीन था, बाद में नहीं रहा तो फिर से उसको खेती लायक आप बनाते हैं तो भी वो क्या कहलाता है, कोड़कर कहलाता है। कोड़कर को अलग अलग जगह अलग अलग नाम से जानते हैं, बहवाला, खंडवत, जल शासन, अरियर। तो उसी को यहाँ पे सवाल में पूछा गया था। भूस्वामी मतलब क्या होता है कि आप जमीन के क्या है, मालिक हैं। काश्तकार के जस्ट ऊपर, काश्तकार क्या होता है, जमीन को धारण करता है। कभी कभी खुद खेती कर लेता है और तो रैयत कहलाएगा, और कभी कभी क्या करता है, किसी और को जमीन दे देता है तो वो भूधारक कहलाता है। तो काश्तकार के 4 प्रकार हैं जिसमें आपको ये चीज़ समझाया गया है। प्रोप्राइटर यानी कि वो जमीन है, जमीन के जितने भी फायदे हैं आप उसको क्या कर रहे हैं, ले रहे हैं, तो आप उसके प्रोप्राइटर हो गए। काश्तकार मतलब आप किसी के जमीन को रेंट में लिए हैं तो वो काश्तकार कहलाता है। अस्थायी भूधृति होता है मालिकाना हक। परमानेंट यानी कि सीमित काल के लिए नहीं है, असीमित काल के लिए है। उसके बाद है पुनर्ग्रहणीय भूधृति, यानी आप किसी को डोनेट किए जमीन, वापस उसका नर परंपरा में कोई नहीं था तो ले लिए तो वो क्या हो गया, पुनर्ग्रहणीय हो गया। ग्राम मुखिया केवल इलेक्शन से चुना हुआ मुखिया नहीं कहलाएगा बल्कि उसका परंपरागत शासन से भी अगर कोई प्रधान है, मांझी है या मानकी है या इस तरह के और भी कोई पद है तो वो उसके क्या कहलाएंगे, ग्राम मुखिया कहलाएंगे। काश्तकार यानी कि रेंट में लेने वाला जमीन जो है, जमीन को रेंट में लेने वाला कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के। एक रेंट में लेने वाला कहलाता है भूधारक, जो कि भूमि को धारण करता है और किसी और को खेती के लिए दे देता है। एक कहलाता है जो रेंट में जमीन को लेता है लेकिन खुद से क्या करता है, खेती करता है, तो उसको हम लोग रैयत बोलते हैं। अधिभोगी, अनअधिभोगी आगे हम लोग पढ़ेंगे। दर रैयत यानी रैयत जो है, जो खेती खुद से कर रहा है वो कुछ जमीन किसी और को दे देता है तो दर रैयत कहलाता है। रैयत के ये अधीन होते हैं। मुंडारी खुटकटीदार यानी आप जो है खुटकटीदार परिवार से हैं,
आप 10वां या 8वां पीढ़ी हैं और जंगल को साफ कर रहे हैं, तो आप भी एक तरह के काश्तकार ही होंगे, आप मालिक नहीं होंगे, क्योंकि बाद में जंगल और ज़मीन पे तो अंग्रेज़ों का या सरकार का क्या हो गया था, कब्जा हो गया था। भूधारक मतलब वही बताया, भूमि को धारण करते हैं, किसी और को आप दे देते हैं। रैयत मतलब आप भूमि को धारण करते हैं और खेती भी करते हैं। उसके बाद खुदकटी अधिकार, रैयत का अधिकार मतलब क्या हो गया कि आप कोई ऐसे परिवार से रिलेटेड है जो परिवार उस गाँव को बसाया था, तो ठीक है, पहली बार बसाया तो ज़मीन का मालिक वो हो गया, लेकिन आप ज़मीन के मालिक नहीं होंगे। तब तक यहाँ पे अंग्रेज आ चुके थे, राजा आ चुके थे, भारत सरकार आ चुकी है अब, तो अब जंगल को आप साफ कीजिएगा, तो अब जो है जंगल के में वो जो खेती करने लायक ज़मीन बना है उसके आप मालिक नहीं कहलाइएगा, ठीक है, आप काश्तकार ही हैं, तो काश्तकार रहिएगा। ज़मीन को आप लिए हैं तो आप उसको क्या कीजिएगा, रेंट दीजिएगा। 1908 का ये अधिनियम था, उसी के संदर्भ में हम लोग समझेंगे। मुंडारी खुदकटीदार का अर्थ मतलब वही होता है, आप उसके मालिक नहीं हैं, आप उसमें खेती करने के लिए क्या की है, ज़मीन रखे, आप काश्तकार के ही एक क्या है, वर्ग है। जंगल को कृषि योग्य भूमि बस बनाया है, इसके लिए आपको धन्यवाद किया जाता है, भैया तुम हमको रेंट दो, हम तुमको किसी तरह से कोई परेशान नहीं करेंगे। तो इस तरह से हम लोगों का धारा 1 से लेकर 8 खत्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग धारा 9 से समझने का प्रयास करेंगे।